हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इसमें आज हम लोग जो एडिटोरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, अच्छे लेवल का प्रश्न इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, इस सेट को लगाना आप नहीं भूलिएगा। यह सेट आपको पर डे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए समय को देखते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपको बताना है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आपको बता दो कि कुल जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू की हार हुआ था और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है बिजली के कार्यकाल हुआ था, बिजली के कार्यकाल में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर देखा जाए तो बिजली के शासनकाल में, और जो तीसरा हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे घटनाओं पर विचार करना कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो देखा जाए तो इसमें घटनाओं पर विचार करना है तो संथाल विद्रोह जो है ये आपका 1855 से 56 के बीच हुआ था दोस्तों। सिपाही विद्रोह सभी लोग जानते हैं कि यह 1857 में हुआ था। और जो है दक्कन विद्रोह जो है, दक्कन में दंगे जो है ये 1875 में हुआ था। और नील विद्रोह जो है तो यह 1800 जो है 59 में हुआ था, 59-60 में यह नील विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सबसे पहले आपका होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर जो 2 4 1 3 कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे एक सिपाही थे जिसने विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले कहाँ से किया था? तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से किए थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जब मंगल पांडे ने जो है 29 मार्च जो है 1857 को जो है बैरकपुर छावनी से शुरू किया थे। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल का स्तरीय अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार बंगाल का स्तरीय अधिनियम ये 1885 में हुआ था। और 1885 में ही जो है किसकी स्थापना हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को जो है यह कब अपनाया गया था? तो कराची सत्र 1931 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर जो है 1885 को किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्ष 1823 में लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट जो है जॉन एडम्स ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जॉन एडम्स ने जो है 1823 में जो है लाइसेंस विनिमय अधिनियम पेश किया था। निम्नलिखित में से किसने जो है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? नील दर्पण जो एक पुस्तक है जो दीनबंधु मित्र का है, जिसमें नील के किसानों के दुर्दशा को दर्शाया गया है। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नील दर्पण जो है 1858 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का नाटक है, जिसका जो है अंग्रेजी में मधुसूदन दत्त ने जो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के.एम. पानीकर। के.एम. पानीकर जो है यह हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू के देखा जाए तो इंडिपेंडेंस है इसके, और सरदार और जो है यहाँ पे, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो के.एम. पानीकर हो जाएगा दोस्तों। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पुस्तक जो है यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद को देखा जाए तो 12 जनवरी को जो है 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि किसके नेतृत्व में ठाकुर द्वारा दमन हुआ था? तो ठाकुर का दमन जो है किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कर्नल अस्लिमैन ने। कर्नल अस्लिमैन के द्वारा जो है यह ठाकुर का
जो है दमन किया गया था। दमन माने कि जो है शांत किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो 1828 से 1835 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और उसका कार्यकाल जो है 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा दमन और शिशु हत्या का दमन आदि किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है यह कहा जाता है किसको? तो ऑप्शन नंबर ए रिपन को। रिपन का जो शासनकाल देखा जाए तो 1880 से 84 के बीच रहा था। इसने जो है स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो प्रतिगामी उपाय बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए जो है पेश किया गया था और इस विश्वविद्यालय शिक्षा के दायरे का विस्तार था। तो इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के दौरान वायसराय भारत का कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड विलिंगटन था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। जानते हैं कि सभी लोग गोल्डमैन सम्मेलन के समय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। हम जो है ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा था? तो यह कथन कहा था किसने? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कथन दिया कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो है दिगंबर विष्णु पलुकर के द्वारा गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। रघुपति राघव राजाराम गीत जो है यह दांडी मार्च के दौरान जो है यह संगीतकार जो है दिगंबर विष्णु पालुकर के द्वारा गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी की अनुपस्थिति में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है इनको जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन किसी भी नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन जो कहेगा तो अरुणा आसफ अली और ग्रैंड ओल्ड मैन तो दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने का वजन एवं माप की शुरुआत किया था? तो यह शुरुआत किया था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नवंबर 1750 में जो है जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे और एक महान योद्धा थे जिसने मैसूर में शेर के रूप में भी जाना जाता है। वह जो है सुनिश्चित व्यक्ति था जो अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू में भी पारंगत थे। तो ऑप्शन नंबर इन्हीं टीपू सुल्तान ने अपने शासन के दौरान जो है प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की जिसमें उनका सिक्का, एक नया मौलूदी सुनी सोलर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, अगस्त 1920 में। अगला प्रश्न क्लीमेट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि को तक होनी थी? तो क्लीमेट इटली ने घोषणा किया था कि हम जो भारत को जो है 30 जून तक 1948 तक आज़ाद कर देंगे। 30 जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। तो इस समाप्ति की घोषणा किया 30 जून 1948। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो यह मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को जो दिल्ली दरबार पहुंचा था और कैबिनेट मिशन जो है इसमें कुल 32 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का देखा जाए तो इसमें 3 जो सदस्य थे तो याद रखिए कैसे। तो पास एक ट्रिक है PAS। पी से हो जाएगा कौन? तो पैथिक लॉरेंस। ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर। एस से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। पी से पैथिक लॉरेंस, एस से हो जाएगा अलेक्जेंडर और एस से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही नहीं है? सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दिया गया है कि उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। बिल्कुल सही है। उन नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करते भी सही है। वे बोस्टोड
डेफिनुइक शैली की कृष्टि का उपयोग करते थे, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण महाभारत और मनुस्मृति के निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो रामायण महाभारत और मनुस्मृति जो है ये किस अवधि के दौरान जो संकलित किए गए थे? तो यह किया गया था शुंग काल के समय, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मथुरा और गंधार कला के बारे में कथन हो जाएगा तो कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, ये जो है आपका सही हो जाएगा। मथुरा और गंधार कला का विकास जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख जो सभी लोग जानते हैं कि यह पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे? तो पुलकेशिन द्वितीय से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? तो किस विचारधारा को जो जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है चवार्क को, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चवार्क एक भौतिकवादी, संकालू, नास्तिक और एक अपरांगत विचारधारा के थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो सबसे अधिक संख्या में नहरें बनाई गई थी तो यह हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में? तो सबसे अधिक नहर का विकास फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। अगर पूछा जाता कि नगर का विकास किसने किया था तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नगर का विकास गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो है फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो यह आपका था चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत के चरक और सुश्रुत के बाद बाघभट्ट को महान चिकित्सक माना गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का चिराग के नाम से किसे जाना जाता था? तो यह आपको जाना जाता था शेख नसरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इससे एकता और इससे इल्तुतमिश याद रखिएगा। एकता प्रणाली जो इससे एकता, इससे इल्तुतमिश, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है यह एकता प्रणाली शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? सभी लोग जानते हैं कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में किया जाता है। ओलेरी कल्चर में जो है सब्जियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन करते हैं, ये याद रखिएगा। अब फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं, ये फैक्ट से याद रखिएगा दोस्तों। इको मार्क यानी कि जो है प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो यह पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो सबसे कम पूछा गया तो बिहार के हो जाएगा वैशाली जिला में। बिहार के वैशाली जिला में जो है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात बिहार के जो है वैशाली जिला में सबसे कम था, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर। उस समय कितना था? तो 904 था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सही सुमेलित बताना कि कौन सा नहीं है। तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से है सही है, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज सही है, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन ये भी सही है, जबकि यहाँ पे जो है मित्राभ गुहा जो है ये हॉकी से ये गलत है। मित्राभ गुहा जो है ये आपको 7 रन से है, 7 रन से, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान दृष्टि के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दृष्टि के लिए सभी लोग जानते हैं कि आंखों के लिए सबसे अच्छा जो हो जाएगा तो रेटिनॉल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए की कमी, विटामिन ए में होता है रेटिनॉल, जो आंखों के लिए सबसे अच्छा माना गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ये विटामिन जो है प्रमुख स्रोत इसका दूध, गाजर, मक्खन इत्यादि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? तो सुगम भारत अभियान जो है यह दिव्यांग व्यक्तियों से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सुगम भारत अभियान जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने यह 3 दिसंबर 2015 को जो है विकलांग व्यक्तियों को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? तो यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर इसका जो है यूनेस्को की स्थापना जो 4 नवंबर को किया गया था, 4 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय देखा जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विष्णुपद मंदिर। तो विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के किस जिला में है? तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर जो है ये बिहार के गया जिला में, ये फल्गु नदी के किनारे बिहार के गया जिला में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो यह आपका हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। धैर्य और दृढ़ता जो होता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के जो है महत्वपूर्ण विशेषता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन जो है यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। दिसंबर 2022 में जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है दिल्ली में जो है स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर जो है परम शक्ति को जो है यह IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, IIT खड़गपुर में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो साइक्लोन 1 का शुभारंभ किसने किया है? तो यह हो जाएगा मिस्र ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फ्यूचर किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह जो है आपका आयोजित किया गया है स्पेन में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। स्पेन के मैड्रिड जो है स्पेन में है, जहाँ पे जनवरी 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी मेला फितूर का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बिहार का जो है अंतिम स्थान है, यह गलत है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक के साथ भारत का श्रेष्ठ राज्य है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्मला सीतारमण का जो है यह 36वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, 36वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यह गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया, ये भी सही है। जबकि अर्जेंटीना ने दूसरा खिताब जीता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वयं का जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का जो उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटस को। ब्रायोफाइटा को जो है यह पादप वर्ग का जो है उभयचर कहा जाता है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो देखा जाए दोस्तों तो सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। कोशिका की खोज देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो ये याद रखिए। और ब्रिक जो है यह रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई
नेफ्रॉन का, और प्रत्येक व्यक्ति में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। और तंत्रिका तंत्र जो है ये रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, तो याद रखिएगा। अस्थि यानी कि बोन्स जिसको बोलते हैं, अस्थि क्या है दोस्तों? तो अस्थि जो है एक संयोजी उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हमारा दिया गया है यहाँ पे कि पीत का निर्माण, तो पीत जो होता है यानी कि वाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो यह जो है यकृत से निर्माण होता है। और जामा कहाँ होता है? तो यह गाल ब्लाडर यानी कि पित्ताशय में जामा होता है। निर्माण कहेगा तो यकृत से, और जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है पीत, ये याद रखिएगा दोस्तों। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है यह आपका पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है यह आपका हो जाएगा चीड़ से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। रेजिन जो है एक चीड़ के पौधे से उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? तो मास्टर ग्रंथि सभी लोग आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि के निम्न हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन या साइमेटोट्रोपी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? तो पक्षी और चमगादड़ के जो अंग होते हैं ये असमजात हो जाएगा, समजात नहीं बल्कि असमजात के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि किस भौतिक इकाई में जो समय का 2 बार उपयोग होता है, तो इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण में। त्वरण जो होता है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। त्वरण जो है इसका जो है एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्री जो है का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो बस जो होता है अचानक रुकने से इसका कारण क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर जो होता है जो अस्थायित्व बनाए रहता है, और जैसे ही वह जो रुकता है तो वह हो जाएगा आपका गति के जड़त्व नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर हो जाता है तो रहेगा जब तक उसको कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो जैसे ही बाहरी बल ब्रेक लगाया जाता है बस पे, उससे व्यक्ति क्या होता है आगे की ओर झुक जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या पड़ेगा? यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह उसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है? तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे जो है ल्यूमिनस यानी कि प्रदीप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है? तो हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिसको हाइड्रोमाइट्रोपिया कहते हैं किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये भुलाते हैं तो आपको याद करने के लिए बता दूं कि यहाँ पर लिखा गया दूरदृष्टि, तो दो में कितने अक्षर है? तो दो को याद रखिएगा 3 अक्षर वाला नाम होगा उत्तल। ये कितने अक्षर का है? तो 3 अक्षर का। 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर के उपचार होगा। और यहाँ पे दिया गया एक होता है निकट, तो निकट जो होगा तो ये आपका 4 अक्षर से एक बढ़ा करके लिखना है, तो अवतल हो जाएगा। अवतल इसके लिए उपचार हो जाएगा। दूर दृष्टि के लिए उत्तल है और निकट दृष्टि के लिए अवतल है, तो 2 के 3 और 3 के 4 याद रखेगा, ऐसे याद रह जाएगा। वोल्ट मीटर का कार्य होता है, तो वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किससे? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है आपका आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है यह विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैसों का द्रव में परिवर्तन जो है यह संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, संघनन। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। हमारा प्रश्न दिया है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं?
तो एक साथ बांध कर रखने वाले बल को जो है अंतराण्विक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतराण्विक बल एक ऐसा बल है जो पदार्थ को कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो यह अलग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण की विधि द्वारा। पृथक्करण की विधि द्वारा जो है दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को यह अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जल का जमना। जल का जमना जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि लोहे पर जंग लगना यह रासायनिक, मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक, कोयले का जलना यह रासायनिक हो जाएगा। जबकि जल का जमना यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है जब जम जाएगा तो उसे फिर हम पानी में बदल सकते हैं। अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, तो अमोनिया में जो है नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो परमाणु के नाभिक के नज़दीक पूछा गया तो सबसे हो जाएगा KLMNO, यानी कि सबसे नज़दीक कौन है तो K हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है, तो यह जो है जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जस्ता की परत चढ़ाकर जो है लोहे की कड़ाही को जो है जंग लगने से बचाया जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो कमरे के ताप पर कौन सा ठोस होता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है C20H42। ये जो कमरे के ताप पर जो है यह ठोस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया गया संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे आपका सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल जो थे संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, तो यह जो है इसको मनाही किया गया है भारत के किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, जिसका जो है यानी कि सेवा समाप्त हो जाता है, उससे जो कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है किया जाता है आपका मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राज्यपाल की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है यह मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है कृषि आता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रक्षा संघ सूची में आता है, जबकि दंड विधि और जो है शिक्षा समर्थित सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए जो किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, तो अल्पसंख्यकों के लिए जो है किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, तो दोस्तों यह जो है बनाया गया था आपका 1992 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की जो है आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 होते हैं अस्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। तो इसमें पूछा गया कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का जो अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्यों का होता है कार्यकाल। राज्य के अधीन क्या होता है, तो राज्य के अधीन दोस्तों क्या होता है, तो यह आपका हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता होती है राज्य के अधीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है, तो भारतीय संविधान में मताधिकार से अभिप्राय होता है कि वोट देने का अधिकार होता है। क्या होता है, वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि मताधिकार से आशय यह होता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार है। और भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष कब किया गया था, तो यह जो है 61वें संविधान संशोधन कब, तो 1989 में। कब, तो 1989 में किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो 21 वर्ष से जो 18 वर्ष कर दिया गया था घटा करके। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो
तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने यह कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है या तो वह संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? तो अरस्तु का कथन है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है किसमें? तो यह किया जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच हुआ था। यह किस पर आधारित थी? तो आपको बता दो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो क्या होता है कि सरकार और निजी कंपनियों का इसमें मिश्रण होता है, इसीलिए जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणीय जिला, तो सबसे अग्रणीय जिला कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास में। रोहतास जो है बिहार के धान फसल उत्पादन करने में अग्रणीय जिला है। धान उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला जो सबसे अग्रणीय जिला है, याद रखिएगा। लेकिन धान उत्पादन कहेगा तो बिहार का सिवान जिला न्यूनतम उत्पादकता वाला जिला है। बिहार का न्यूनतम धान उत्पादन में तो न्यूनतम जिला हो जाएगा तो कौन? तो सिवान हो जाएगा। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो महाविस्फोट सिद्धांत जो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि यह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है यह महाविस्फोट सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो शक्ति और खाद दोनों दे सकता है, तो यह हो जाएगा बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र जो है यह जो है शक्ति और खाद दोनों प्राप्त होता है, जिससे यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। यह कृषि अवशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह सबसे पहले कहे थे आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्यवस्था किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण है। यह सबसे पहले जो आर्यभट्ट ने बताया था। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, कारण क्या है? कि चंद्रमा के धरातल पर जब दो व्यक्ति नज़दीक भी होते हैं तो बात नहीं सुनते हैं। कारण वहाँ पे यह होता है कि वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ पे जो है यानी कि हवा नहीं है, जिसके कारण जो है वह एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है तो मानक समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मानक समय जो है इसका जो प्राकृतिक इकाई नहीं है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है? तो सवाना देखा जाए दोस्तों तो यह एक प्रकार का जो है घास है जो सर्वाधिक विस्तार जो है अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से जो है पूर्वी अफ्रीका के केनिया, तंजानिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक दृष्टि के क्षेत्र से देखा जाए तो भारत के निम्न जिलों में कौन सा सबसे जिला बड़ा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेह है, कच्छ है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह गुजरात का कच्छ जिला जो है यह सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कच्छ जिला। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील बोला गया दोस्तों तो यह जो है बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है, जो सबसे बड़ी भारत के मीठे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील कहता तो यह चिल्का झील है। यह चिल्का झील कहाँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो यह उड़ीसा में है। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरू किया है? तो यह नई जनसंख्या नीति जो है यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है
कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। जैविक मरुस्थल जो है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो कोई जलीय जीव नहीं रहता है, ये इतना गंदा है कि जैविक मरुस्थल इसके घोषित किया गया है। इसमें कोई जलीय जीव जीवित नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यह महाराष्ट्र के नागपुर में है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर देखा जाए दोस्तों तो यह सदाबहार वन में पाया जाता है। सदाबहार वर्षा वन में जो है बायोम सबसे जो है तापांतर कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन कौन हो जाएगा? तो ये आपका चीन हो जाएगा। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें और पर डे आपको यह वीडियो प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। अगर वहाँ से नहीं खुलता है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी एग्जाम टेलीग्राम चैनल सर्च करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।